प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से। इंजमाम भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले आज हम बात करते हैं यासिर शाह की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर। आपने मुरलीधरन के साथ खेला, शेन वॉन के साथ खेला, अनिल कुंबले को भी आपने देखा। यासिर शाह की अब ये मौजूदा परफॉर्मेंस देख के आप उसको किस तरह रेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, जो सारे रिकॉर्ड के कि जी 200 विकेट जिस तरह ली है, बहुत ज़बरदस्त है। यासिर की मुझे ना दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो उसमें क्वालिटी है कि एक तो वो मेंटली टफ़ है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस उसने दी है, राइट आर्म लेग स्पिनर के लिए इतना आसान नहीं होता कि जी इस तरह की परफॉर्मेंस देना। तो मेंटली टफ़ है कि जी अपने आप को बैक करता है कि जी अब इस 200 में, हालांकि उसने बहुत तेज़ आउट किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा टाइम आया कि जिसमें उससे बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन उसने अपने आप को बैक किया। वनडे में भी और दूसरी चीज़ों में भी वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जी इसको ट्राई भी करें। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़बरदस्त खिदमात हैं। यासिर को भी मुबारक हो अपनी 200 विकटें, और इंशाल्लाह मैं ये तवक्को कर रहा हूँ कि यासिर 200 पे नहीं रुकेगा। ये बहुत आगे जाने वाला बॉलर है और पाकिस्तान की खुशकिस्मती होगी क्योंकि ये हमारा बॉलर ऐसा है कि जो 500 आउट कर सकता है और इसको करने चाहिए। मौजूदा टीम की परफॉर्मेंस को, टेस्ट परफॉर्मेंस को क्या देखते हैं? यूएई में कभी टीम की परफॉर्मेंस अचानक ही डाउन हो जाती है, कभी एकदम ही बूस्ट पकड़ जाती है, तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही आपको? देखिए, यूएई में या बाहर भी अगर ओवरऑल देखा जाएगा कि जी हमने जब से मैंने इसको देख रहा हूँ कि सिलेक्शन को, तो हमने इंग्लैंड में सीरीज़ें खेली, 2 मिसबा के टाइम की तो 2-2 से हम ड्रॉ करके आए, फिर सरफराज से 1-1 से हम ये ड्रॉ करके आए। एक चीज़ में हम लैग कर रहे हैं कि जी चौथी इनिंग्स में ना हम उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर रहे जो टेस्ट मैचेस का खासा है कि हम श्रीलंका से हारे, 135 चेज़ नहीं कर सके या बड़ा स्कोर नहीं कर सके, न्यूजीलैंड से हम हारे। कोशिश कर रहे हैं कि जी चौथी इनिंग्स में कि हमें ना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकेंगे। जो ये प्रेशर है, और इसका एक ताल्लुक है कि अगर आप हमारी टेस्ट टीम देखें ना, 1-2 प्लेयर्स के अलावा जिस तरह अज़हर अली हैं या असद शफीक के अलावा जो भी हमारी बैटिंग है ना, वो इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टेस्ट मैचेस के। हफीज़ आया है, लेकिन हफीज़ है ना 2 से 2.5 साल के बाद टेस्ट मैचेस में आया है। तो लेकिन मैं नहीं कह रहा कि जी हमारी अनएक्सपीरियंस है, लेकिन ये फिर भी हमें 170 चेज़ करना चाहिए था, 135 चेज़ करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में कि ये इस पहलू पे हमें ना थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इंजमाम भाई, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी सर पर है, ओपनिंग का मसला नहीं हल हो रहा, किस तरह ये ओपनिंग का मसला हल होगा? देखें, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहले हफीज़ ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इमाम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फ़खर ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फ़खर को थोड़ा सा डॉक्टर ने, मैं इंजरी नहीं कहूँगा उसकी कि उसको इंजरी थी, कि थोड़ा सा नी में उसको प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ इतनी है कि हमें ना वर्ल्ड कप तक फ्री नहीं है, तो उस वजह से हमें ना किसी प्लेयर पे बहुत ज़्यादा चांस नहीं ले रहे कि जी जहाँ भी डॉक्टर हमें कह रहे हैं हम उनको रेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि जी हमारे ओपनर्स ने स्कोर किया है, परफॉर्मेंस की है, लेकिन जो हम तवक्को कर रहे हैं उस तरीके पे नहीं आए। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा ना टेस्ट मैचेस का, तो बेहतर खेल लेंगे। सरफराज का कैरियर किस तरीके से देखते हैं? मानी साहब ने भी कहा है कि वर्ल्ड कप तक सरफराज वनडे टीम के कप्तान रहेंगे। टेस्ट फॉर्मेट के लिए भी कोई तजवीज़ है कि सरफराज को हटाकर अज़हर अली को कप्तान बनाया जाए, या तीनों फॉर्मेट के लिए सरफराज आपकी नज़र में बेस्ट कैंडिडेट है इस वक्त? लेकिन अभी वर्ल्ड कप तक की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप से पहले ये साउथ अफ्रीका के 3 टेस्ट मैच रह गए हैं, इसके अलावा कोई टेस्ट मैच नहीं है। तो हम भी जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारा भी वनडे की तरफ है ज़्यादा फोकस, तो इसलिए कप्तानी का कोई इशू इस टाइम तो नहीं है। और मैं पर्सनली ख़ुद ये समझता हूँ कि जिस टाइम मैंने टेक ओवर किया था, कि मैं आया था, तो टेस्ट मैच का कप्तान कोई और था, वनडे का कोई और था, T20 का कोई और था। मेरे ख्याल में इस तरह मैनेज करना ना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जी आप है ना, एक कप्तान होता है वो सारी चीज़ों की प्लानिंग करता है कि जी मैंने 3 सीरीज़ें खेल ली हैं। जिस टाइम टेस्ट मैच का एक कप्तान आता है उसको वनडे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो कह रहा है कि मैंने पूरी स्ट्रेंथ से खेलना है, जो मेरी बेस्ट टीम है। तो बात टाइम हम इस तरह करते हैं कि जी हमने वनडेज़ भी देखने होते हैं और T20 भी देखने होते हैं,
और मेरे ख्याल में सरफराज की अगर अभी तक की परफॉर्मेंस देखी जाए तो सरफराज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और स्पेशली इसलिए कि लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे इस चीज़ को कि पिछले साल से 2 साल में अगर तीनों फॉर्मेट में देखा जाए तो 15 एक लड़के यंगस्टर्स ऐसे हैं कि जो टीम में हमने डाले हैं, तो इन यंगस्टर्स के साथ इस तरह की परफॉर्मेंस लेना और सारी चीज़ें करना तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। तो मेरे ख्याल में इस टाइम सरफराज का मैं कोई इशू नहीं देख रहा इस टाइम। तो सरफराज फिर कंटिन्यू करेंगे आपकी नज़र में टेस्ट मैचेस में भी कप्तानी, या कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हम सरफराज को ही देख रहे हैं। हफीज़ जो हैं वो रिटायर हो गए टेस्ट क्रिकेट से, तो क्या आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं फ्यूचर में पाकिस्तान टेस्ट टीम का? हफीज़ इस 2 सीरीज़ों में आए, इससे पहले भी नहीं खेल रहे थे, तो हफीज़ को एज ए ओपनर देख रहे थे, तो उसकी जगह हम फ़खर को देख रहे हैं। शान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है, और ए टीम के जो टूर हुए हैं इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, और ये बोर्ड ने बहुत अच्छा इकदाम किया, ये कर रहे हैं और ये रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। तो अब भी हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि जी हमें साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, ऐसी जगहों के भी ए टीम के टूर्स मिलें, तो हमें भी बहुत फ़ायदा हो जाता है और प्लेयर्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। इसमें शान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, आबिद अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कुछ और मोहम्मद साद ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, साद अली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसी तरह फास्ट बॉलर्स में कुछ परफॉर्मेंसेस है, तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो हमारे पास पीछे बैकअप में हैं लड़के, लेकिन एक मैं आपको पाकिस्तान में मुझे आप ये कह लें 30 से 35 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए भी और देखते हुए भी, कि जिस तरह मुझे पाकिस्तान में ना स्पिनर्स, ऑफ स्पिनर हमें कोई नहीं मिल रहा। ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि जी हमारे पास है ना स्पिनर्स, हमें है ना, हम स्पिनर्स की तरफ से ना थोड़े से ब्लॉक हुए हैं, बैटिंग की तरफ से, फास्ट बॉलर्स की तरफ से ये रेगुलर हमारे पास आ रहे हैं। स्पिनर का एक ऐसा इशू है कि जिस पे हम ब्लॉक हुए हुए हैं। मिसबाह और यूनुस खान का गैप समझते हैं कि असद शफीक और अजहर अली उस रोल को बैक कर रहे हैं और अच्छा मुस्तकबिल में पेयर बनेगा? नहीं, इंशाल्लाह। देखिए, मिसबाह और यूनुस दोनों ग्रेट प्लेयर थे, तो हम अगर ये कहना कि जी ग्रेट प्लेयर्स का उनकी अपनी एक क्वालिटीज़ थी जो उन्होंने इतने अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद, इतने सालों के बाद परफॉर्मेंस दे के बनाई थी। और ये नहीं होता है कि जी ग्रेट प्लेयर गया तो ग्रेट प्लेयर आ गया, ये नहीं, उन दोनों की अपनी वैल्यू थी। और यूनुस ने तो जिस तरह स्कोर किया है कि जी 10,000 स्कोर किया है, तो उसकी कमी तो ये कि मुश्किल है कि जी अल्लाह करे कि पाकिस्तान में और प्लेयर्स आए इस तरह के कि जो इस तरह की परफॉर्मेंस दें, लेकिन ये दोनों भी हैं। अब किसी ने तो उनकी जगह लेनी है, तो अजहर अली की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, असद शफीक को भी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इन दोनों को अपना स्टैंडर्ड रेज करना पड़ेगा और भी वहाँ तक जाने के लिए। टेल एंडर्स बैटिंग सही नहीं कर पा रहे, सही ब्लॉक नहीं कर रहे, वो रोल प्ले नहीं कर रहे अपना, तो उसके लिए भी टीम मैनेजमेंट से, कोचेस से कोई बात करते हैं कि इनको भी थोड़ा सा चलाया जाए? ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो टेल एंडर्स है ना, कि इनका आप कंट्रीब्यूशन है ना बहुत ज़रूरी है। ये भी हमारा वीक एरिया है थोड़ा सा, कि अगर मैं आपने याली बात की, हमारे पास स्टैट है कि हम सिर्फ हमारे जो उनसे लास्ट 4 बैट्समैन हैं उनकी जो परफॉर्मेंस स्कोर करने की सिर्फ जिम्बाब्वे से ज़्यादा है, बाकी हम 8वें से 9वें नंबर पे आ रहे हैं। तो इस ये वाला एरिया है कि जहाँ हमें अपने टेल हैंडर्स के साथ, डेफिनेटली मिक्की भी और ग्रैंड फ्लावर जो बैटिंग कोच है काफी अच्छे से टीम के साथ है और ये रेगुलर बैटिंग दे रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनको भी बैटिंग में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इससे टीम को बहुत हेल्प मिलती है। इनसे भाई ग्रैंड फ्लावर काफ़ी अरसे से टीम के साथ हैं, वो काम कर रहे हैं इस इशू के ऊपर भी? डेफिनेटली सारे जितने भी कोचेज हैं वो सारी चीज़ें उनको भी हम आपस में बैठ के डिस्कस भी करते हैं, ये वाली चीज़ें कि जी हमें कहाँ महसूस हो रहा है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। डेफिनेटली हमारे कोचेज़ उनके साथ काम कर रहे हैं, तो बेहतरी आनी भी चाहिए और थोड़ी सी लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। अभी तो हम यूएई के विकेट्स के ऊपर खेल रहे हैं, अब साउथ अफ्रीका हमने जाना है, बाउंसी विकेट्स होंगी, तेज़ विकेट्स होंगी, उसके लिए कोई अलहदा स्ट्रेटजी और इसके लिए भी कोई टीम मैनेजमेंट इसके लिए ऊपर को काम कर रही है, क्योंकि यूएई से तेज़ विकेटों पर जाकर खेलना? देखिए, टू बी ऑनेस्ट कि जी अभी हम पिछले
3 महीने से सब कॉन्टिनेंट में मुसलसल खेल रहे हैं। आप क्या होगा कि जी कोई बीच में गैप होना सीरीज़ के बीच में, या जिस तरह हम खेल के आए हैं कि हमारे पास 20 दिन का गैप है तो हम कोई साउथ अफ्रीका की प्रैक्टिस करें। अगर मैं आपसे ये वैसे यहाँ बैठ के तो कह सकता हूँ कि जी हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन यूएई में कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो साउथ अफ्रीका की जा सके, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्लेयर्स को कोशिश बोर्ड ने भी की है कि जी पहले भेजने की, कि जी पहले जाए वहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन करें, कि जी हम 13 दिन पहले जा रहे हैं, 2 वीक पहले जा रहे हैं, कि 2 वीक में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अपने आप को लड़के। तो इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं, ये पाकिस्तान में ना थोड़ा सा कुछ फोबिया सा है कि जी हम है ना साउथ अफ्रीका नहीं खेल सकते, ठीक है जी, हम ऑस्ट्रेलिया जाके यही होता है, वो भी यहाँ आते हैं उनको भी इसी तरह ही हम रगड़ा, ठीक है ना, प्रॉब्लम होती है। तो हर एक आदमी को इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी हम है ना इसको कोई अपने दिमाग के जी हम वहाँ नहीं जी, हम भी यहाँ उनको हमारी ओपोनेंट को हमेशा होम ग्राउंड का एज होता है, ठीक है ना, क्योंकि जी कंडीशंस में डेफिनेटली क्योंकि जी बहुत फ़र्क है। एहसान मानी अपॉइंट हुए हैं पीसीबी चेयरमैन, नजम सेठी साहब के साथ भी आपने काम किया है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? नहीं, अभी एहसान मानी साहब अभी आए हैं, ठीक है, उनका काम करने का जो सा अंदाज़ है वो सेठी साहब से मुख्तलिफ है। सेठी साहब का काम करने का अंदाज़ दूसरा था, इनका दूसरा है। तो अभी ये आए हैं, अभी ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जिस तरह कि जी लोगों को हायर कर रहे हैं, कि जी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। तो अभी आने वाला वक्त है ना, इनके रिजल्ट्स बताएगा कि जी कैसे हैं। कुछ फ़र्क महसूस कर रहे हैं क्योंकि एहसान मानी जो है वो इमरान खान की चॉइस है, आप भी इमरान खान की माजी के अंदर बहुत अहम चॉइस रहे हैं। देखिए, एहसान मानी साहब का ना बहुत पुराना ताल्लुक़ है क्रिकेट से, क्योंकि ये नई नहीं है क्रिकेट के लिए कि या इनको क्रिकेट का पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। ये आईसीसी के भी चेयरमैन रहे हैं और उसके अलावा आईसीसी के चेयरमैन, इनका वैसे क्रिकेट से ताल्लुक़ है क्योंकि जी आप इनको देखेंगे क्योंकि ये आपको ग्राउंड्स में मिलेंगे, क्रिकेट फ्रंटैलिटी में आपको सारी जगह पे मिलेंगे, तो इनका ताल्लुक़ है क्रिकेट से। और इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं, क्रिकेट को समझते हैं, तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त जिस तरह की कोशिश हो रही है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में क्रिकेट में बेहतरी आनी चाहिए। नजम सेठी साहब एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में थोड़े से सख्त थे, एहसान मानी थोड़े से डिफरेंट है, बड़े सॉफ्ट, तो क्या फील करते हैं इससे भी बड़ा डिफरेंस होता है टीम मैनेजमेंट पर, प्लेयर्स पर और पीसीबी इंतज़ामिया पर? चेयरमैन के जो सा रोल है वो टीम के साथ बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि जी कि वो टीम के साथ कर रहे होते हैं कि या हमारे साथ कर रहे होते हैं, वो ऐसा रोल नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि सेठी साहब ने भी मेरी सिलेक्शन में कोई वो दखल अंदाजी नहीं की थी, कभी इंटरफेयर नहीं था, कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैं अब नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया था ना। एहसान मानी साहब करते हैं कि जी मेरे से कि जी इन्होंने तो बल्कि मुझे और कॉन्फिडेंस दिया है कि जी आपकी टीम है, आप इसको चलाएं। तो ये वाला इशू नहीं है दोनों तरफ से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है नजम सेठी साहब के साथ। वकार यूनुस ने भी टीम के साथ काम किया, बड़ा सख्त। वकार यूनुस ने 2 दिन पहले एक बात की कि बड़ी सियासत होती थी, डर्टी पॉलिटिक्स होती थी। मैं उस तनाज़र में पूछ रहा हूँ कि क्या आपने वो चीज़ देखी जो अब एहसान मानी के दौर में आप नहीं देख रहे? हर एक इंसान का अपना एक्सपीरियंस है, वो अपना उसके साथ है। तो मेरा एक्सपीरियंस है ना, अभी मुझे 3 साल हो गए, कोई इतना बुरा नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो और मैं ये कह रहा हूँ कि एहसान मानी साहब को क्रिकेट का बहुत पुराना क्रिकेट से इनका ताल्लुक़ है। इमामुल हक एक बहुत अच्छी इंडक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट में, अभी उनको इंजर्ड भी हुए, बॉल भी लगी, तो उसके बाद उनका मोराल थोड़ा सा डाउन तो नहीं हुआ? क्योंकि अहमद शहजाद के साथ भी ये माजी के अंदर हुआ था। अहमद शहजाद भी डेफिनेटली एक प्लेयर को डर होता है जान का, इंजर्ड होने का। तो इमामुल हक में ऐसी कोई चीज़ देखते नहीं है या हौसला अभी भी उनका फिट है? नहीं, प्लेयर के अलावा भी लोगों को जान का डर होता है तो जान का डर तो सारों को ही है, प्लेयर्स को भी है। अच्छा, एक चीज़ ये वाली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बाज़ प्लेयर है ना जिस टाइम बॉल लगती है, मुझे अहमद का तो नहीं पता क्योंकि जी उसके बाद उसको क्या हुआ, तो बॉल लगती है, बाज़ लोग इसको है ना अपने ऊपर ले लेते हैं। तो बाज़ लोग है कि जी उसको लगती भी रहती है खेल में, इस पार्ट ऑफ गेम, क्योंकि जी बॉल लगती है, लगने के बाद और दिलेर भी हो जाते हैं। और भी फ़खर जमान को मैं देख रहा था कि जी चैम्पियंस ट्रॉफी में उसको
5 दफ़ा हेलमेट पे बॉल लग गई या 4 दफ़ा लग गई, इतनी लग गई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सारे प्लेयर्स के ऊपर अपने डिपेंड करता है कि जी वो इस चीज़ को किस तरह लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जी ठीक है कि जी आप जिस तरह कोई आप बॉल खेलते हैं, सामने से मिस हो गई तो बोल्ड हो गए या बीट हो गए, इसी तरह बास टाइम आप बाउंसर भी मिस कर जाते हैं जो लग जाता है। तो इसको ऐसा सीरियस नहीं लेना चाहिए कि जी मैं कोई शॉर्ट बॉल से डरता हूँ या मैं नहीं खेल सकता, मैं इसको इस तरह भी नहीं लेता क्योंकि जी मैं शॉर्ट बॉल से हो गया तो मैं डरता हूँ। नहीं, ये पार्ट है गेम का, बॉलर बाउंसर करता है, बास टाइम आप मिस कर जाते हो, लग जाता है। अब ये प्लेयर के ऊपर अपने डिपेंड करता है। अगर इमाम इसको अपने माइंड में ले लेगा तो ये नुकसानदेह, या कोई भी प्लेयर अपने माइंड में ले लेगा, अगर इसको एक ठीक है कि एक गेम का हिस्सा समझेगा तो मेरे ख्याल में थ्रू होना चाहिए उससे। इंजमाम भाई, ये भी बड़ा तासुर जा रहा है कि मिकी आर्थर और आप टीम बनाते हैं, कप्तान से मशावरत नहीं होती, ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कप्तान देखिए, मिकी भी और मैं भी, हम सारे रस्से के बाहर के खिलाड़ी हैं हम रस्से के अंदर के खिलाड़ी नहीं हैं। रस्से के वैल्यू उन लोगों की जो रस्से के अंदर हैं। ये मैं सारी ज़िंदगी मैंने क्रिकेट खेली है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो रस्से के अंदर है, मेरी नज़र में कप्तान सबसे अहम आदमी है, क्योंकि सबसे मेन आदमी कप्तान है। और जिसने अंदर जाके लड़ना है, लड़कों को लड़वाना है, उसका मेंटली पीसफुल होना, उसका जो लड़के उसके पास है उससे उसका मुतमईन होना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि जी कप्तान से कंसर्न नहीं करते या कप्तान से हम कोई बात नहीं करते, तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं है। कप्तान सारों में सबसे मेन आदमी है मेरी नज़र में, जिसको बिल्कुल मुतमईन होना चाहिए ताकि वो ग्राउंड में जाकर लड़ सके। मिकी आर्थर ऑन अ राइट ट्रैक? इंशाल्लाह मिकी, हम सारे एक ही ट्रैक पे है, क्योंकि जी हम कोशिश ये करते हैं क्योंकि जी हम सारे मिलके, मैं, मिकी, सरफराज के, कि जी हम मिलके एक ही जगह प्लान बनाए। बल्कि मैं तो कोचेस से भी, दूसरों से भी बात करता हूँ कि जी हमें क्या करना चाहिए, क्या किस तरह हमें चलना चाहिए, क्या होना चाहिए टीम के बेहतरी के लिए। तो हम अपनी तरफ से तो हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। मेरे ख्याल में मिकी भी सही ट्रैक पे है, तो आगे अल्लाह के हाथ में है। इंजमाम भाई, एक ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद इंजमाम भाई के जो पर्सनल उनका जो कैरियर है उस पर थोड़ी सी हल्की फुल्की बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। आपकी ज़ाती क्रिकेट कैरियर के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, अपनी कोई यादगार इनिंग्स बताएं। वर्ल्ड कप 92 की भी यादगार इनिंग्स है। मुल्तान में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी खेली थी मैंने इनिंग्स, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक लोगों ने इनिंग्स देखी नहीं क्योंकि उस टाइम टीवी पे इतनी नहीं आती थी, लेकिन वो इनिंग्स मुझे अपनी बहुत पसंद है। 93 में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, इन वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान पहला वनडे मैच जीता था, तो मैंने 95 नॉट आउट किया था, मैन ऑफ द मैच हुआ था। बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग बहुत क्वालिटी की बॉलिंग थी वेस्ट इंडीज़ की, 90s अर्ली 90s में बहुत तगड़ी बॉलिंग थी, और उनका होम ग्राउंड था और पाकिस्तान उससे पहले वनडे नहीं जीता हुआ था, तो वो वाला वनडे जीता। तो वो वाली इनिंग्स मुझे अपनी बहुत स्पेशल लगती है, क्योंकि जी अगर मुझे देखूं तो मैं फिर उस इनिंग्स को बैठ के देखता हूँ। बेंगलोर में अगेंस्ट इंडिया हम टेस्ट मैच जीते थे, वो सीरीज़ हमारी ड्रॉ हुई थी, उसमें वो मेरा 100वां टेस्ट मैच भी था, वहाँ भी अल्लाह ने मेरे से 100 करवाया, 187। तो वो भी मुझे इनिंग्स अपनी बहुत अच्छी लगती है कि जी मौके पे खेली जाए। असल में 92 की इनिंग्स भी मौके पे थी बांग्लादेश के खिलाफ। इनिंग्स मुझे वाली पसंद है कि जो ऐसा हो कि ये नहीं, वैसे 329 भी मैंने कर रखा, लेकिन उसका मुझे इतना मज़ा नहीं आया, हालांकि वो टेस्ट मैच भी जीते थे, लेकिन जो एक मौके पे जहाँ टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ना, वहाँ जो इनिंग्स खेली जाए ना, बेशक वो थोड़े स्कोरों की हो, तो वो ज़्यादा मज़ा देती है। इमरान खान 92 वर्ल्ड कप में आप पर इतना इन्हिसार क्यों करते थे भाई? ये तो वैसे इमरान भाई बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन अक्सर ये कि अर्ली ऑन मेरे पे बहुत ज़्यादा वो था कि प्रेशर भी था, मैं खेल भी नहीं सका था अच्छा, लेकिन जो इमरान भाई का कॉन्फिडेंस था वो उसी तरह ही था मेरे साथ, कि उन्होंने मुझे सारी जगह पे बैक किया, कहीं भी ये वाली बात भी नहीं हुई कि जी इंजमाम को भी ड्रॉप होना चाहिए। हालांकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी,
लेकिन इमरान भाई का कॉन्फिडेंस था और अल्लाह का सिला मिला कि उसमें मैं कि सेमीफाइनल में अल्लाह ने मेरे से ऐसी इनिंग्स खिलवाई कि जो आज भी मेरे लिए बेस्ट इनिंग्स है। तो ये लीडर का जो सा कॉन्फिडेंस है ना, कप्तान का जो सा कॉन्फिडेंस है कि जी 2 अच्छे अल्फाज, तो ये प्लेयर को कहीं से कहीं ले जाते हैं। तो इमरान भी जब भी मिलते थे कि इंजमाम जिस टाइम तुम स्कोर करोगे ना तो टीम जीतेगी, तो ये 2 अल्फाज है ना, प्लेयर की जो पिछली बुरी परफॉर्मेंस होती है ना उस पर वो सारी प्लेयर भूल के ना प्लेयर का दिल बड़ा हो जाता है। तो कप्तान की जो अल्फाज है ना, अच्छे अल्फाज प्लेयर्स के लिए, वो बहुत मायने रखते हैं। इमरान खान ने अभी भी आप पे बहुत एतमाद किया है, आप क्या समझते हैं वही कप्तान है? उस वक्त वो टीम को चलाते थे, अब वो मुल्क को चला रहे हैं। इंशाल्लाह क्या फील करते हैं, क्या समझते हैं कि इमरान खान कैसा परफॉर्म करेंगे? इमरान भाई की 2 चीज़ें हैं कि जो इमरान भाई के जहन में चीज़ आ जाए, इमरान भी उससे नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि सिंसियर होकर उस काम के पीछे काम करते हैं, क्योंकि जी ना अपनी नीयत पे डाउट करते हैं और फिर जो ईमानदारी से काम करना कि जो उस काम की रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये ईमानदारी है, क्योंकि जी फिर पीछे नहीं हटते। अगर उस काम करने के लिए उनको 18 घंटे अगर काम करने की ज़रूरत है ना, तो 17 घंटे नहीं करेंगे, 18 घंटे ही करेंगे ईमानदारी से काम। इंजमाम भाई, अपने कैरियर में आप बहुत ज़्यादा रन आउट हुए, बहुत तनकीद हुई, उस तनकीद को किस तरह देखते थे? अब तो ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो लोगों की तनकीद को तो वो तो अपनी जगह पे है, वो तो अभी भी इसी तरह ही होती है कि जब भी सिलेक्शन करो तो तनकीद चलती है, तनकीद नहीं। लेकिन इस चीज़ का मुझे ख़ुद अफसोस रहा कि जितनी दफ़ा अगर मैं इस चीज़ को, मेरे ख्याल में टेस्ट मैच में तो इतने नहीं है, वनडेज़ में ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं ये कम होते तो मैं हो सकता है कि मैं टीम को और भी जितवा सकता। वसीम अकरम आपके रन आउट का बड़ा मज़ा लेकर वाक़या सुनाते हैं, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? वो मैंने एक दफ़ा टीवी पे सुना था, तो मैं वो सुन के ना, तो मुझे भी हंसी आई कि वसीम भाई ने कहा कि जी हमने डिसाइड किया कि जी हम रन्स लेंगे। किया होगा डिसाइड, खैर मुझे नहीं याद, मुझे उनका देख के वो याद है कि मैंने कहा डिसाइड किया होगा। तो मुझे कहीं उसने यॉर्कर मारा, मैं यॉर्कर लगने से मेरे टो पे लगा, मैं नीचे गिर गया। मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर नीचे गिरा हुआ था तो वसीम भाई क्यों भाग रहे थे? मैंने कहा कि ये तो वसीम भाई से पूछना चाहिए था कि वसीम भाई हमने डिसाइड किया था वो ठीक है, लेकिन अगर एक आदमी बॉल लगने की वजह से नीचे गिर गया है तो आप क्यों भाग रहे हो? तो ये तो वसीम भाई से पूछना चाहिए था, ये तो वसीम भाई के लिए फ़नी था, मेरे लिए तो फ़नी नहीं था। तो मैंने तो कभी ये, वो वसीम भाई कह रहे हैं कि जी मैं जाके पूछा कि मैंने कहा कि ये तो आपने देखा है कि मुझे बॉल लगी है तो मैं नीचे गिरा हूँ, तो आप नीचे गिरे हुए तो आप भागे जा रहे हो। शेन वॉन, मैगरा, मुरली, बहुत सारे टॉप स्टार क्रिकेटर्स के साथ आप खेले, किसको रेट करते हैं? किससे मुश्किल आपको पेश आई या सबके साथ आपने मुकाबला किया इंजमामुल हक बनकर? नहीं, मुकाबला तो ज़ाहिर है अपोजिशन है, आपने करना ही है मुकाबला तो। लेकिन ये सारे जितनों के भी आपने नाम लिए हैं ये ग्रेट फास्ट बॉलर्स थे कि मुरली और शेन वॉन और मैगरा, तो ये साथ में ये कंजूस भी बहुत थे, स्कोर नहीं देते थे। तो मुझे तेज़ बॉलिंग से या उस चीज़ से मुझे इतनी घबराहट नहीं होती थी। मुझे इस चीज़ से होती, जो बॉलर होते थे जो स्कोर नहीं देते थे, उनसे बहुत होती थी। वेस्ट इंडीज़ में जिस तरह एम रोज था और वॉल्श थे, ये भी स्कोर देने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो ये बॉलर्स है ना ऐसे थे। साउथ अफ्रीका का शॉन पॉलक था, बहुत मुश्किल बॉलर था। तो ये बॉलर ऐसे थे कि जिनके खिलाफ आप स्कोर करके ना खुशी महसूस करते थे कि आप, एक तो लोग है ना कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा खेले आप, बड़ा वेल प्लेड जी, आपको कह रहे हैं, लेकिन एक आपकी अंदर से खुशी होती है जिस टाइम आप इनिंग्स खेलते हैं ना, तो जिस टाइम आप क्वालिटी बॉलर्स के खिलाफ स्कोर करते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ब्रायन लारा, पॉइंटिंग, तेंदुलकर, उस किस्म के प्लेयर्स आप देखते हैं मौजूदा क्रिकेट में? अपना भी बीच में डालें। देखिए, अब जो लोग ये समझ रहे हैं कि अब उस तरह की टेक्निक के प्लेयर अब क्रिकेट में दोबारा नज़र आएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्रिकेट का सारा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले हमारे दौर में 250, 260 ये अच्छा टोटल समझा जाता था वनडे के लिए, इसमें आप अपनी टेक्निक बेहतर कर सकते थे, सारी चीज़ें। अब 330 भी सेफ़ नहीं है,
और स्पेशली T20 आ गई है कि जितनी आप नहीं देखते कि जी आपकी टांग किधर है और बल्ला किधर है और गर्दन किधर है, आपने सिर्फ स्कोर बनाने हैं। तो अब उस तरह की टेक्निक के या उस तरह की क्लास के प्लेयर आपको नहीं दिखेंगे। और दूसरी चीज़ कि आपको पहले जिस टाइम मैं 90s में खेलते थे, 90s की जो क्रिकेट थी उसमें आप सारी टीमें उठा के देख लेना, ऑलमोस्ट सारी टीमों के पास 2 फास्ट बॉलर ऐसे होते थे जो 150 प्लस पे बॉलिंग करते थे। इस टाइम मेरे ख्याल में एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जो 150 प्लस पे बॉलिंग करता हो। तो इसलिए नहीं कि जी बॉलर्स वाले ख़त्म हो गए, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। अब आप T20 खेल रहे हैं, वनडे खेल रहे हैं, वेरिएशन चाहिए आपको, स्लोअर वन चाहिए आपको, स्पीड इतनी नहीं चाहिए। तो अब उस क्लास के बैट्समैन उस टेक्निक के बैट्समैन अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और वो वाली पेस भी कि जिस तरह शुएब अख्तर होता था, वकार यूनुस होता था, डोनाल्ड होता था, ठीक है, वेस्ट इंडीज के बड़े अब वो वाले फास्ट बॉलर्स भी आपको नहीं दिखेंगे। अब क्रिकेट है ना टोटली ज़रा थोड़ी सी चेंज हुई है। फोरफिट हुआ था मैच, मुझे अभी तक याद है, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। वो आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा दिन था जब आप टीम को लेकर बाहर चले गए थे। कभी उस फैसले के ऊपर नदामत हुई या कहा कि नहीं वो मेरा अपना ज़ाती फ़ैसला था, वो मैंने किया? देखिए, पहली बात मेरा ज़ाती फ़ैसला नहीं था वो, कि मैं एम्बेसडर था उस टाइम पाकिस्तान का। और जिस टाइम उन्होंने कहा ना कि जी जो कुछ भी अंपायर ने किया था ना कि बॉल चेंज की थी या जो भी किया था वो उसका राइट था। लेकिन जिस टाइम उसने 5 रन्स दिए ना, 5 रन्स देने का मतलब ये था कि जी वो ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान ने चीट की है। इंजमाम ने नहीं चीट की, पाकिस्तान ने चीट की। पाकिस्तान ने चीट की है। लोग उस टाइम भी, या मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका कि पाकिस्तान ने चीट की है। और इस बेस पे मैं केस जीता था कि उसने मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया था। और ये रूल ये कहते हैं कि जी उसका इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। तो मैंने जो उस टाइम डिसीजन लिया था, तो मैंने उससे कहा था कि मैंने कहा तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तुमने क्यों कहा कि ये चीट किया है इन्होंने? तो उसके पास जवाब नहीं था। अच्छा, उससे पहले फैसलाबाद में वो अंपायर्स था, मैं कप्तान था फैसलाबाद में अगेंस्ट इंग्लैंड। तो श्रीलंका का रेफरी था ये रोशन महानामा। इसने ड्यूरिंग द टेस्ट मैच इसने मेरी और अंपायर की कि जी आप लोगों के दरमियान आपस में कोई चीज़ है। तो मैंने कहा कि जी मेरी साइड से तो कुछ नहीं है, डैरल से पूछ लो। तो वहाँ भी ये हुआ था। और तो ये काफ़ी अरसे से एक चीज़ थी जो हो रही थी, तो जिसका एंड उधर जाके निकला था। मैं अपने फ़ैसले पे आप ये कहेंगे कि जी मैं रिग्रेट महसूस करूं, वो नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ को फिर भी कहूँगा कि ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए क्रिकेट में, कि बड़ा अच्छा खेल है, इसको उसी के साथ खेलना चाहिए। वेलकम बैक इंजमाम भाई। अजहर अली की वनडे से रिटायरमेंट और हफीज़ की टेस्ट से रिटायरमेंट, कोई दबाव था या उन्होंने खुद एज अ कर्टसी कहा कि अब हम परफॉर्म नहीं कर सकते, हम पीछे हो रहे हैं, या आप लोगों ने कहा कि अब आप नहीं परफॉर्म करना पा रहे तो बेहतर है कि आप रिज़ाइन कर जाएं? मेरा ख्याल है कि दोनों पे प्रेशर नहीं था। और सबसे पहले दोनों ने बात भी मेरे से की आके कि जी हम ये चाह रहे हैं, हमने ये रियलाइज़ किया है। अच्छा, इसको हम प्रेशर में देख रहे हैं या किसी चीज़ में देख रहे हैं, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ क्योंकि ये एक अच्छा साइन है। प्लेयर खुद रिटायर हो कि जी प्लेयर खुद रियलाइज़ कर रहा है कि बशर्ते कि जी याला मैसेज सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जाए, तो मैसेज तो सिलेक्शन कमेटी की तरफ से ही जाता है कि जी ये होना चाहिए। तो दोनों ने सबसे पहले मेरे से बात की कि जी हम इस तरह करना चाह रहे हैं, हमने ये रियलाइज़ किया है। तो इसको अच्छा साइन समझना चाहिए कि जिस टाइम लड़के रियलाइज़ करें कि देखें हफीज़ भी समझदार प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, 15 साल उसका एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसका, तो उसने रियलाइज़ किया तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। और अज़हर का भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल,
दोनों ने रियलाइज़ किया ये अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में पहले नहीं थी, अब ये वाली चीज़ डेवलप हो रही है, तो मेरे ख्याल में इसको हमें अच्छे तरीके से देखना चाहिए। शादाब, फ़खर, मोहम्मद अब्बास इंजर्ड हैं, क्यों इतना प्लेयर जल्दी इंजर्ड हो जाता है? ये एक्सेस ऑफ क्रिकेट, PSL, लीग्स, और क्यों? दो एक चीज़ें इसमें मैं आपसे कहूँगा। एक तो ये कि मैंने आपसे पहले भी ये वाली चीज़ कही थी कि हमें ना किसी प्लेयर को, जहाँ हमें डॉक्टर या हमारा फिजियो बताता है ना कि जी ये इंजरी की तरफ जा रहा है, तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट वर्ल्ड कप है। जिस तरह ही हमें शादाब का पता चला कि जी इसको ग्रोइन पे ना इसके स्ट्रेन आ रहा है, तो हमने उसको टेस्ट मैचेस से वापसी बुला लिया। इसी तरह हमें पता चला फ़खर के घुटने में अभी प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो हमने इसे बुला लिया। हमने इंजरी की तरफ नहीं गए हम। अब्बास को ये हुआ, अब्बास के लिए सीरियस हो गया था कि डॉक्टर कहते हैं कि इसको ऑपरेट कराता तो 6 मंथ थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हिफाजत की है, तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये बहुत बेहतर है। अब 1 वीक हो गया उसको, 7 से 8 दिन हो गए, बहुत बेहतर है कि जी हमें उम्मीद ये है कि जी 3rd वीक में वो बॉलिंग स्टार्ट कर देगा और हमें साउथ अफ्रीका के लिए पहले टेस्ट मैच के लिए भी दस्तयाब होगा। और ये भी हो सकता है कि जो डॉक्टर्स की राय है कि पहले 4th डे के लिए भी दस्तयाब हो। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने फ़िटनेस की बात की थी कि हमारे पास गैप नहीं है। देखें, जिस टाइम कोई ट्रेनर ट्रेनिंग कराता है ना, वो 3 चीज़ें आपको देता है। फ़िटनेस में 3 चीज़ें आपकी काउंट करते हैं वो। सबसे पहले तो जो आपको वो ट्रेनिंग कराते हैं कि जी रनिंग करा रहे हैं, और जो जिम वर्क है, जो सारी चीज़ें, पहली चीज़ तो एक फ़िटनेस का एक हिस्सा है ये। दूसरा हिस्सा ये है कि जी वो आपको फूड का बताते हैं कि जी हमें खाना क्या चाहिए, ताकि जो हमारी एनर्जी बर्न हुई है, जिस्म से निकली है, कि वापसी इनटेक किस तरह हमने करनी है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो बताते हैं ना कि जी हमने प्रॉपर रेस्ट करना है, बॉडी को उस तरह का रेस्ट देना है। ये 3 चीज़ें मिल के फिटनेस बनती है। तो अनफॉर्चुनेटली जब जितनी ये लीग्स हो रही हैं कि इंसान जैसे अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से फारिग होता है तो लीग खेलने चला गया, जो उसकी बॉडी रेस्ट मांगती है वो रेस्ट उसको मिलता नहीं है, तो उसकी क्या शक्ल निकलती है? अभी आपने हसन अली का भी सवाल किया था, उसका भी जवाब इसी में। उसकी क्या शक्ल निकलती है? या तो आप इंजर्ड हो जाते हो, आपको कोई इंजरी हो जाती है कि जी बैक हो गया, शोल्डर हो गया, नी कहीं भी, या फिर ये कि जिस एनर्जी के साथ आप क्रिकेट खेल रहे होते हो ना, बॉलिंग कर रहे होते हैं, वो एनर्जी आपकी ड्रॉप हो जाती है। जो परफॉर्मेंस आप देना चाह रहे हो, जो देना चाह रहे होते, जो जोर लगाना चाह रहे होते, तो आप वाला जोर नहीं लगा सकते। तो हमने भी जो पहले बैठ के कि जी प्लेयर्स को साथ 2 लीग का कहा था कि जी प्लेयर 2 लीग खेल सकते हैं, हमारा कोई प्लेयर से लड़ाई कि जी लीग में जाएं, पैसे कमाएं, हमारा इससे नहीं है। लेकिन हम ये वाली चीज़ रियलाइज़ करते हैं, जिस टाइम प्लेयर्स ज़्यादा लीग खेलने लग जाते हैं, उनकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, तो वो या तो इंजरी की शक्ल इख्तियार करता है, या फिर जिस टाइम पाकिस्तान टीम के पास आता है तो वो वाली एनर्जी उसके पास नहीं होती जो हमें रिक्वायर होती है। इंजमाम भाई, सिलेक्शन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है, या किसी प्लेयर को सिलेक्ट करके बाद में कहो कि यार ये सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, अप टू द मार्क नहीं हुई? ये तो मैं अक्सर कहता हूँ। देखिए, मैंने कभी ये वाला दावा नहीं किया कि जी जो मैं सिलेक्शन करता हूँ 100% सही है, ये मैं नहीं कहता। मैं इंसान हूँ, मेरे से गलती हो सकती है। मेरिट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? मेरिट पे हमें ना कम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और मैं नहीं करता कि जी हमारी पूरी सिलेक्शन टीम है ना वो, और इसके लिए हमने काफ़ी सख्तियाँ भी बर्दाश्त की हैं। लेकिन हमने पहले दिन ये वाली चीज़ डिसाइड की थी कि अगर इंसान को गलती हो सकती है कि सिलेक्शन मेरे से गलत हो जाए, इसको मैं नहीं कहता, लेकिन मैंने कहा कि जी जिस दिन हम सारे सिलेक्टर ने बैठ के डिसाइड किया था, मैंने कहा कि जिस टाइम हमने कंप्रोमाइज़ किया या किसी गलत लड़के को खिलाया, तो मैंने कहा ये समझ लेना है कि अल्लाह की मदद हमारे साथ से चली गई है। मैंने कहा फैसला गलत हो जाए वो दूसरी चीज़ है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कभी किसी प्लेयर के ख़िलाफ़ पर्सनल ना होना, कभी किसी को हम कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ रहेगी। थैंक यू वेरी मच इंजमाम।